अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तीसरी चीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए सभी को कहते हैं, जितने भी हमारे ये डेबिट साइड की तरफ आने वाले खर्चे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इसके अंदर हम नीचे देख रहे हैं वेजेस। कौन से वेजेस? मजदूरी। अब ये मजदूरी कौन सी है? जो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हुई है, यानी कि आपने दिल्ली से, बॉम्बे से, कहीं से माल मंगाया, ट्रक में आया, अब आपके घर के करीब या आपके कंपनी के करीब वो जो है माल उतरना था, तो आपने मज़दूर बुलाया और उन्हें मजदूरी देकर गोदाम में माल रखवा दिया। तो जो आर्जी तौर पे आपने मज़दूर लिए थे, उनकी मजदूरी आपकी जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाती है। इसके बाद फिर आती है कैरेज इनवर्ड, यानी कि आपने माल मंगाया, वही सेम चीज़ है, लेकिन कैरेज कहते हैं हम शहर से शहर में किसी चीज़ को ढो के लाने को। आपने कहीं से माल परचेज़ किया और अपने कंपनी में लेके आ रहे हैं, तो वो जो माल आपकी कंपनी के अंदर आ रहा है वो कैरेज इनवर्ड कहलाएगा, तो आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। डॉक चार्जेस, यानी कि समुद्री तट के किनारे जो गोदाम होता है उसे हम डॉक कहते हैं, उस पर अगर आपका सामान रखा हुआ है उस पर आपको कोई चार्ज देना पड़ रहा है तो वो डॉक चार्जेस कहलाएगा। फिर आता है कैरेज ऑन परचेज, वही चीज़ है सेम टू सेम, जो कैरेज इन वर्ड में है वही कैरेज ऑन परचेज है। दो लेजर, एक ही काम के दो लेजर उन्होंने बना रखे हैं। तीसरी इसके बाद एक इसमें आता है अगली चीज़ मोटिव पावर। तो मोटिव पावर देखिए क्या होते हैं, ऐसे जो किसी पावर को मोटिवेट करें। दूसरा इसके बाद आता है कि फैक्ट्री रेंट, ये तो आपको मालूम है किराया, तो फैक्ट्री पर होने वाला जो किराया है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसके अंदर। और एक आता फिर इंपोर्ट ड्यूटी, यानी आपने माल कहीं मंगाया बाहर से तो आपको जो टैक्स देना पड़ रहा है वो इंपोर्ट ड्यूटी कहलाता है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी की तरह होती है, लेकिन एक्साइज का जो एक जगह मैंने इल्म हासिल किया था उस्ताद से, तो वो ये कह रहे थे कि जो कुदरती निज़ामी तौर पे जो चीज़ें पैदा होती हैं, जैसे लकड़ी है, कपास है, चमड़ा है, तो ऐसी पैदावार पर होने वाले जो टैक्सेस हैं उन्हें एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसके बाद फिर आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? एक ख़ास किस्म का रकम होती है। आप जिस मिसाल के तौर पे आपने ट्रक बनाने का कारोबार किया और आपका ट्रक एक भी नहीं बिकेगा, लेकिन एक मशहूर कंपनी से अगर आप अपना एक राब्ता कर लेते हैं और उसका मोनोग्राम और आप उसका नाम आप ले लेते हैं उससे कि भाई हमें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए हमें ये नाम आपका चाहिए और हम जो क्वालिटी आप रखेंगे वही क्वालिटी में ट्रक बना के हम बेचेंगे, तो वो आपसे एक ख़ास किस्म की रकम लेता है, सालाना या जो भी मुआहदा आपका होता है, तो उस रकम को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। जैसे एक पब्लिशर होता है, वो लेखक को एक रॉयल्टी दे देता है कि 10 साल तक आप किसी किताब को नहीं छापेंगे, ये किताब मैं ही छापूँगा और मैं ही बेचूँगा, आपकी किताब आप अधिकार नहीं रखते, अब मैं अधिकार रखता हूँ और ये लीजिए पैसे, 10 साल तक आप इसको किसी को नहीं बेचेंगे और ना खुद छापेंगे। तो वो जो ख़ास रकम है उसे हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। अब इसके अंदर अगला आता है क्लियरिंग चार्जेस। तो आप बहुत सारे ऐसे चार्जेस आ जाते हैं जो आपको करने पड़ जाते हैं, जैसे कि आप रास्ते में आ रहे हैं, पुलिस ने आपसे कोई टैक्स ले लिया या कोई पैसा ले लिया आपसे किसी वजह से, तो आपकी तमाम क्लियरिंग होती जा रही है रास्ता, और उस पर जो होने वाले ख़र्चे हैं वो आपके क्लियरिंग चार्जेस कहलाते हैं। इसी तरीके से फ्यूल, और फ्यूल जो है ठोस होता है, जैसे कोयला है, लकड़ी है, तो ये हमारे फ्यूल कहलाते हैं। अगला हम पढ़ते हैं ऑक्ट्रॉय, और ऑक्ट्रॉय जो है वो शहर में दाखिल होने पर दिया जाने वाला कर था, टैक्स था,
जो माल बेचने के लिए व्यापारी शहर के अंदर आते थे उनको वो टैक्स देना पड़ता था। अब है फैक्ट्री पावर। फैक्ट्री की बिजली का जो खर्चा है आपकी फैक्ट्री पावर में आता है और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। इसी तरीके मैन्युफैक्चरिंग कई एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ वेजेस एंड सैलरीज, तो ये भी हमारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर आपने मान ली तौर पर आर्जी तौर पर जो है वर्कर्स रख रखे हैं ऐसे कि हम अगर आपसे काम लेंगे तो पैसा देंगे और काम नहीं लेंगे तो पैसा नहीं देंगे, तो उनका मतलब एक मुद्दत मुतय्यन रहती है कि भाई हम 15 दिन काम कराएंगे या 15 दिन बाद आपको पेमेंट करेंगे या 10 दिन बाद करेंगे। एक जो है तनख्वाह उनकी फ़िक्स हो जाती है, लेकिन वो परमानेंट जो है कंपनी के नौकर नहीं होते हैं, तो वो जो है वेजेस एंड सैलरी में लिखे जाते हैं। यानी कि ऐसे लोगों की सैलरी को हम लोग वेजेस एंड सैलरी कहते हैं। फिर स्टोर कंज्यूम्ड, यानी कि आपने मिसाल के तौर पे लकड़ी ख़रीद ली और आप अपने स्टोर में रखना चाहते हैं, लेकिन स्टोर में कीड़ा लगने का भी ख़तरा है, तो आपने क्या करा कि वहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया, दवाओं का इंतज़ाम किया और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम किया जिससे कि लकड़ी के अंदर कीड़ा न लगे, तो वो स्टोर कंज्यूम में लिखा जाता है। इसके अब तलबा अजीज़, हम इसका अभी तक हमने डेबिट साइड पढ़ा और ट्रेडिंग का हमने डेबिट साइड पढ़ने के बाद इसको समझा। इसको आप खूब अच्छे से याद करिए और जहन में बिठा लीजिए। इसके बाद जो है हम इसका क्रेडिट साइड पढ़ रहे हैं जिसको हम डायरेक्ट इनकम के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी डायरेक्ट इनकम है, मिसाल तौर पे आपने 10 लाख का माल ख़रीदा और आपने उसको 15 लाख में बेच दिया, तो आपको 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब उस माल को बनाने में जितना ख़र्चा आया है आपका और जो भी आपके सामने बहुत सारी किस्म के ख़र्चे आए होंगे, तो उनको घटाने के बाद जो पैसा आपका बचेगा वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट लाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल को क्रेडिट साइड में लिखा गया क्योंकि सेल माल हमारा जा रहा है, सेल हमारी हो रही है, माल हमारा जा रहा है, तो उसको हमने क्रेडिट साइड में लिखा। और जितने भी हमारी डायरेक्ट इनकम्स होंगी वो तमाम डायरेक्ट इनकम हमारी इसी साइड में लिखी जाएंगी। माल का बिकना भी एक इनकम है, वरना पड़ा सड़ सकता है वो, तो इसलिए उसका बिकना भी एक तरीके की इनकम है। अगर उसमें से कोई माल वापस आता है तो उसको हम घटा कर ही हम सेल को अमाउंट साइड में लिखेंगे, सेल के अमाउंट को अमाउंट साइड में लिखेंगे। इसके बाद हम दूसरी चीज़ के अंदर देख रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि वो ज़ख़ीरा जो कच्चे माल का बच गया हो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये साल के आखिरी तारीख यानी कि 31 मार्च में इसको बनाया जाता है और 31 मार्च में जो माल आपके पास कच्चा बच जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसके बाद इसके नीचे हम देखते हैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हम देख रहे हैं, तो ऐसा आपका माल जो गवर्नमेंट चेक करने के लिए आपसे लेती है कि आप जो क्वालिटी कस्टमर्स को दे रहे हैं वो आप हमें शो करिए। तो जो माल हमारा कंसाइनमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास चला जाता है वो आपकी इनकम है, क्योंकि वो वापस आएगा और गवर्नमेंट आपको वापस करेगी चेक करके। इसके बाद आप क्या करेंगे कि सारा रिकॉर्ड बनाने के बाद आप ये देखेंगे कि हमने जितना माल ख़रीदा था और उस पर हमारा ख़र्चा हुआ था, उसके बाद वो माल कितने में बिका और हमारा कितना कच्चा माल उसमें से बचा और कितने हमारे को इस घटाने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसका हम लोग आगे सीखेंगे। फ़िलहाल तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से लेजर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाक़फ़ियत नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं।
इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे, और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।